हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज है 3 सितंबर। इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और इससे पहले अपने सीरीज को शुरू करने से पहले कल मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे। तो जिसका सही जवाब दिया है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। उनमें जो प्रमुख नाम है, सीमा जी का नाम है, ठीक है, नेहा जी का, और उसके बाद है शशांक जी, उसके बाद है रवि रंजन जी और संगीता जी, ठीक है। इन्होंने जो है बेहतर परफॉर्म किया यहाँ पे और अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जिसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलिए, आज भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है। वीडियो के अंत में आप लोग बने रहिएगा और कमेंट कीजिएगा क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जाति जनगणना को लेकर आपको पता है ना, विपक्ष में जो है पार्टी, वो बोल रहा है कि अब जाति जनगणना करवाएंगे, ठीक है। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल पूरा छपा हुआ। सबसे पहले आरएसएस के बारे में जान लीजिए। आरएसएस से क्वेश्चन पूछा गया है, कब बना था? 1925 में। क्लियर है? एक गैर राजनीतिक पार्टी है, ये सत्ता पाने के लिए नहीं करती है, गैर राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही आपको ये बता दें, अभी आरएसएस जो है ना, 2-3 मुद्दों पे ज्यादा जो है जोर दे रहा है। पहला तो ये है महिलाओं से जुड़ा हुआ जितना भी मुद्दा है या महिलाओं से जुड़ा हुआ जितना भी कानून है, उसको रिव्यू करने की बात कर रहा है आरएसएस के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत बड़ा ग्रुप है पूरे भारतवर्ष में ये, ठीक है, और जो कि राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये देखिए, जनगणना को लेकर, जिसको सेंसस बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहला कि हमारा जो संविधान है, संविधान का जो 7th शेड्यूल है ना, उसमें जो पावर बांटे गए हैं, केंद्र को राज्य को बांटे गए हैं ना, तो जनगणना जो सब्जेक्ट है, जनगणना जो सब्जेक्ट है, सेंसस जो सब्जेक्ट है, वो किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे आप। सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? 1871 में हुआ था ना, 1871 में हुआ था। और रेगुलर कब होने लगा? 1881 से। क्लियर है? ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था ये सेंसस, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इन्होंने कहा कि जो जो जाति जनगणना है ना, वो क्या होना चाहिए? जन कल्याण पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। और जन कल्याण पे होना चाहिए, साथ ही साथ किस पे होना चाहिए? हाँ, जनहित पे होना चाहिए, ना कि सियासत करने के लिए या सियासी करने के लिए होना चाहिए। क्लियर है? आपको बता दें, जो जाति जनगणना है करवाने वाला पहला राज्य कौन है? अपना बिहार, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो हुआ था 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में हुआ था। डेट भी याद रखेंगे। बिहार जैसे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी एग्जाम के लिए, इग्नोर नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब ट्रेंड है पूछने का। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, अगर आप उसको देखिएगा पलट के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नॉन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये भेड़िया के बारे में आर्टिकल छपा हुआ है। ये आदमखोर भेड़िया है ना। तो ये क्या कर रहा है? अभी बच्चों को, महिलाओं को पकड़ के खा जा रहा है। आदमखोर मतलब इसको आदमी का टेस्ट ज्यादा पसंद आने लगा है। क्लियर है? तो जब इस आर्टिकल को पूरा पढ़िएगा ना, तो आपको 2 चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगेगा। सबसे पहला कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, क्वेश्चन पूछता है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? यूपी। यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया दुधवा नेशनल पार्क, है ना। एक तरफ क्या करता है कि नेशनल पार्क का नाम दे देगा, और दूसरी तरफ दे देगा राज्य का नाम, बोलेगा मैचिंग करके बताइए आप। तो बेतला नेशनल पार्क हो गया अपना, झारखंड में हो गया ना। फिर है आपका दुधवा नेशनल पार्क, तो समझ में आ रहा है यहाँ पे। फिर जो मध्य प्रदेश में कुल्लू नेशनल पार्क है, ये सब जो न्यूज में आ रहा है, ये सब याद रखिएगा, मैचिंग के तौर पे पूछ लेगा। अभी हाल ही में जो है ना, पशु जनगणना के बारे में एक आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले, मैंने उसको जिक्र भी किया था। तो उसमें जो है ना, कुत्ता और बिल्ली को पहले शामिल नहीं किया जाता था सेंसस में, कुत्ता और बिल्ली को, लेकिन इस बार दोनों को इंक्लूड कर लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इस आर्टिकल में खास क्या बात है कि भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है। इसको पकड़ने के लिए जो फॉरेस्ट जो ऑफिसर है ना, उन्होंने क्या किया है कि डॉल, जो टेडी बियर होता है ना, डॉल टाइप में, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा देखने में लग रहा है कि रियल में बच्ची है, और उस पे जो बच्चों का जो पेशाब होता है या मूत्र होता है ना, उसका प्रयोग किया जा रहा है, ताकि भेड़िया को लगे ना कि सच में ये बच्चा है, ठीक है, आदमी का बच्चा है ये, और उसको जो है खाने का प्रयास करे। या इससे क्या होगा कि ये रिहायशी इलाके में नहीं आएंगे, जिससे जान माल का नुकसान बहुत कम होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे, कुदरत का प्रकोप, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे बाढ़ तो कोई नया चीज नहीं है, बाढ़ तो पहले भी आता था ना, बारिश पहले भी होती थी हैवी, लेकिन नुकसान पहले नहीं होता था। अब नुकसान ज्यादा हो जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा ना, ठीक है।
प्रकृति अगर कुछ नहीं बोलती आपको, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सही काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे आप पेड़ों को काट दे रहे हैं, पहाड़ों को काट दे रहे हैं। अभी आप देखोगे जो उत्तराखंड में वहां पे जो भूस्खलन जैसी घटना घट रहा है, बादल फटने जैसी घटना घट रहा है, क्योंकि वहां पे आपने हस्तक्षेप किया। जो नेचुरल चीज है नेचुरल तरीके से छोड़ देना चाहिए था ना। आप पहाड़ में वहां पे जाके आप ब्रिजिंग कर रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो वहां पे, ठीक है, रोड के नाम पे पूरा पेड़ काट दे रहे हो, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ा दे रहे हो वहां पे, है ना। ठीक है, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति एक सीमा तक बर्दाश्त करेगी, उससे जहां आप पार करोगे ना तो फिर प्रकोप देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इसके पीछे अगर बात करें ना, क्लाइमेट चेंज मेंस में टॉपिक पूछता है कि क्लाइमेट चेंज का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो क्लाइमेट चेंज से जो है यहाँ पे जो सी लेवल होता है ना, समुद्र का लेवल, वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? देखिए, जो पहाड़ होता है उस पर बर्फ होता है, बर्फ पिघलता है तो पानी के रूप में वो समुद्र में जाके मिल जाता है, तो सी लेवल बढ़ जाता है ना। तो जो कोस्टल एरिया में रहते हैं ना, उनका जीवन तहस नहस हो जाता है, उनको सुनामी का, उनको जो बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ये हो गया। साथ ही क्लाइमेट चेंज से जो यहाँ पे पेड़ पौधे भी नष्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, सेक्स रेशियो में यहाँ पे इम्बैलेंस हो जा रहा है, प्रोडक्शन पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कृषि प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो शरणार्थी है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसका इम्पैक्ट। नेक्स्ट मूव करें, मणिपुर में जो है संघर्ष, जो है जाति जो संघर्ष होना है ना, निरी जाति जो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में, याद रखिए अभी भी मसला यहाँ पे सुलझा नहीं है। इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया कि केंद्र सरकार जो इसको लेकर सीरियस ही नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहे ना तो इस मसले को जल्द से जल्द यहाँ पे समाधान निकाल सकती है, लेकिन सरकार पता नहीं यहाँ पे टाल मटोल या सुस्ती रवैया क्यों अपना रही है। इस आर्टिकल में आपको यही जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखिए मणिपुर जो है ना किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और यहाँ पे दो ट्राइब बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कुकी ट्राइब पूछा गया है यूपीएससी में, ठीक है, और मैतेई ट्राइब। कुकी समुदाय जो है ना ये क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, मैतेई जो समुदाय है ना हिंदू को मानते हैं। याद रखिएगा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है मैतेई का यहाँ पे, कुकी का कम है। और पहाड़ी इलाका में कौन रहते हैं? पहाड़ी इलाका में रहते हैं कुकी, और मैदानी इलाकों में कौन रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं मैतेई। क्लियर है? चलिए, मुद्दा क्या था? तो यहाँ पे जो मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर यहाँ पे जो है इस तरह का घटना घटा था। अभी देखिए भारत चीन सीमा के बीच में विवाद चल रहा है। गलवान घाटी आपने पढ़ा ही होगा न्यूज में, अभी क्वेश्चन भी मैंने दिया है, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिया आपको उसमें गलवान घाटी के बारे में जिक्र होगा, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सबूत के तौर पे मैंने 7 से 8 क्वेश्चन दिया है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे क्या देना है, जवाब देना है। जो लोग यहाँ पे जवाब देते हैं उनका यहाँ पे नाम लिया जाता है। और हम लोग बात कर रहे हैं भारत और चीन सीमा के विवाद को लेकर। तो भारत और चीन के बीच में जो क्या विवाद है, एलएसी को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, याद रखेंगे। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया। साथ ही हम लोग क्या बात करेंगे, गलवान घाटी जो हुआ था ना किस डेट को हुआ था? तो ये हुआ था जून 2020 को हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एससीओ को याद रखिएगा 2008 में बना था, इसमें भारत और चाइना दोनों मेंबर है। भारत जो है चाहता है कि जो हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ जो संबंध है सही बना रहे, ठीक है, मधुर बना रहा है। लेकिन चाइना जो है ना अपना विस्तारवादी के कारण, और विस्तारवादी जो नीति है और एग्रेसिवनेस के कारण, और वहां पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के कारण जो भारत और यहाँ पे चाइना के साथ जो यहाँ पे विवाद बना रहता है। ऐसा नहीं सिर्फ भारत के साथ, अमेरिका के साथ भी है, जापान के साथ भी है, ठीक है, और भी जो वहाँ पे एशियन कंट्री है उनके साथ भी है। कुल मिलाकर देखिए ये जो आर्टिकल है ना, भारत और चाइना के बीच में जो संघर्ष हुआ था 2020 में गलवान घाटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है और देखिए आपको दिखाएंगे थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने इस आर्टिकल में हाईलाइट कर दिया है। अभी क्या हुआ, 29 अगस्त को बीजिंग में 31वां बैठक हुआ था भारत और चाइना के बीच में एलएसी को लेकर, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करें हम यहाँ पे। अभी केंद्र सरकार ना 23वां विधि आयोग का गठन किया गया। तो विधि आयोग के बारे में आपको बता दें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, इससे पहले 22 जो है विधि आयोग बन चुका है, माथुर करके जो उसके अध्यक्ष थे। अब इसके अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। आपको बता दें यहाँ पे जो भी मेंबर बनेंगे ना विधि आयोग में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज इसमें इंक्लूड होते हैं। एक होंगे कौन, अध्यक्ष होंगे, और 4 क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, और एक सचिव भी होते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इस आर्टिकल पे मुझे यही खास लगा, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछेगा कि 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, या पूछ लेगा कि 23वें जो विधि आयोग होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी देखिए महिलाओं को मुद्दा को लेकर काफी देश में चर्चा और यहाँ पे गंभीर मुद्दा बना हुआ ना। ये कलकत्ता वाला कांड आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में कांड देख रहे हैं, यहाँ पे यौन उत्पीड़न। अभी आप देख रहे हो वहाँ पे साउथ इंडियन में जो टॉलीवुड है वहां पर भी जो हस्तियां लोग हैं उन पे भी आरोप लग रहे कि छेड़खानी करते थे, यहाँ पे यौन उत्पीड़न किया है। आप यहाँ पे काम के बदले, इंडस्ट्री में काम करने के बदले आप जो ऐसा डिमांड करते थे जो महिलाओं के लिए प्रतिष्ठा, उनके जो है सम्मान के विरुद्ध था, ठीक है।
तो वहां पे एक टर्म आता है कास्टिंग काउच, इस टर्म को याद रखिएगा, कास्टिंग काउच। ठीक है, ये जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है, जो इंडस्ट्री होता है, जो फिल्म उद्योग होता है, फिल्म उद्योग में ज्यादा यूज होता है इसका, होता है ना, फिल्म उद्योग में क्या होता है, कास्टिंग काउच। इसका मतलब क्या होता है, जो महिलाएं काम करना चाहती है, ठीक है, फिल्म उद्योग में, तो उनको क्या करते हैं ना, जो यहाँ पे जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं या फिल्म से जुड़े जो हस्तियां होती है, वो बोलते हैं कि आपको यौन शोषण आपके साथ करना होगा, ठीक है, फिजिकल रिलेशन बनाना होगा, इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो काफी गंभीर मुद्दा है, इसी को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है। और आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की घटनाएं आपको आम हो गया है। अभी टॉलीवुड वाला जो कांड देख रहे हैं, वहां पे मलयालम जो वहां पे बोर्ड है, उसके जो अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि सच से ज्यादा झूठ जो होता है ना, बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन हमें कानून पे विश्वास है और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पे। तो इस तरह के वाक्य देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो देखिए IC-814 विवाद है, ये हाईजेक का मामला था काठमांडू में, नेपाल में, ठीक है। तो वहां पे जो आतंकवादी थे ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, और वहां पे मुस्लिम नाम वहां पे हुआ था, नाम यूज हुआ था। तभी नेटफ्लिक्स पे, पता है यहाँ पे जो वेब सीरीज वगैरह चलता है नेटफ्लिक्स पे, तो वहां पे अभी मूवी बना है हाईजेक को लेकर, IC-814 को लेकर। तो उसमें जो आतंकवादी है ना, उसमें हिंदू नामों का यहाँ पे ज्यादा प्रयोग किया गया, हिंदू नामों को ज्यादा तवज्जो दिया गया। तो जो दर्शक हैं, जो यहाँ पे समुदाय के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे आपत्ति जताया है कि यहाँ पे इस तरह के वाक्य ना किया जाए। जो लोग हकीकत में जो यहाँ पे किए थे हाईजेक, वो एक मुस्लिम थे, उनका आप मुस्लिम नामों का यूज करें, ना कि हिंदू नामों का। तो इसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है। ये सब जो है इथिक्स का पेपर है, आपको मेंस में आपको यहाँ पे लिखने का काम आएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पे धान की बुआई का रकबा 4% बढ़ा। कुल मिलाकर आपको बता दें, यहाँ पे खरीफ फसल और रबी फसल दोनों पूछता है, रबी फसल। तो धान किसका फसल है, धान है आपका खरीफ फसल। गेहूं किसका है, रबी फसल, ठीक है। चना किसका है, रबी फसल, ये भी याद रखेंगे। धान हो गया। मोटा अनाज को आजकल क्या बोलते हैं, सीरियन बोलते हैं। ये सब जो है ना खरीफ फसल है, ठीक है। एमएसपी अनाउंसमेंट होता है, तो अभी तो एमएसपी के बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत बात कर रहे हैं हम लोग। अब आते हैं यहाँ पे, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए खर्च होंगे 14,000 करोड़। कुल मिलाकर मेंस का टॉपिक है, याद रखेंगे। बोलेगा कृषि के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि 2047 तक भारत को क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है। और ठीक है, ये फैक्ट हो गया। और मेंस में आपको बताते हैं कृषि के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। तो कृषि में जो है ना, ऐसा बनाइएगा फ्लो चार्ट और लिखिएगा चुनौती, कृषि में क्या क्या चैलेंजेस है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन जो घट गया है, इन्वेस्टमेंट घट गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, लघु किसान बहुत ज्यादा है, लघु और सीमांत किसान जिनके पास कैपिटल ही नहीं है, तो वो कहां से लगाएंगे। कर्ज का दायरा बढ़ रहा है, मतलब कर्ज का जो है ना, कर्ज मिलने में दिक्कत होता है किसानों को। उनके पास ज्ञान का कमी होता है, स्किल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जो नीतियां बनाए उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको आसानी करके बनाना है। साथ ही आपको बता दें खाद्य सुरक्षा को लेकर, खाद्य सुरक्षा को लेकर मेंस में टॉपिक पूछा था, अभी जेपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो है कृषि को लेकर भी पूछ दिया था, और खाद्य सिक्योरिटी को जो है फूड सिक्योरिटी को लेकर पूछ दिया था कि सरकार ने फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किया गया था। तो इंटीग्रेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके बारे में बात किए। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा जो मिशन, उसके बारे में बात किए गए। फूड सिक्योरिटी जो एक्ट 2013 के बारे में, उसके बारे में बात किया गया था, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा के सामने चुनौती क्या, आपको ये बताता है। फूड सिक्योरिटी जो है ना, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, फूड सिक्योरिटी, और यहाँ पे चैलेंजेस लिखिएगा। और चैलेंजेस में क्या बताइए, पॉपुलेशन बढ़ना बहुत बड़ा मसला है, संसाधन का अभाव है, ठीक है। यहाँ पे स्वास्थ्य का अभाव है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, एजुकेशन का अभाव है, जो नीतियां बन रहा है उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जो लाभुक है उसको पहचान करने में दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार, ठीक है, और कुप्रशासन, ये सब जो है ना कहीं हमारे जो फूड सिक्योरिटी के बीच में बाधा के रूप में काम करता है। क्लियर है। क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में भी जिक्र कीजिएगा, ये प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं घटा देता है। क्लियर है। फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, जो कि खदान है, जो हमारा जो फूड है ना, उसमें क्या आ जा रहा है, जो वहाँ पे केमिकल प्रोडक्ट ज्यादा आ जा रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस आर्टिकल पे, तीस्ता जल बंटवारा। मैंने कई दफा जो है बात किया था कि अभी बांग्लादेश को लेकर बहुत न्यूज में है, तो बांग्लादेश से जुड़े जितने भी फैक्ट है ना, आप उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। तीस्ता जो जल बंटवारा है ना, ये किसके बीच में हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये दो फैक्ट याद रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि तीस्ता जो जल बंटवारा है, जो विवाद है, किन दो देशों के बीच में, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट मूव करें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है किससे जुड़ा हुआ है, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसको जवाब देना को कमेंट बॉक्स में। जो लोग देते हैं ना एक्सप्लेनेशन के साथ, नेहा जी ने दिया है, शशांक जी ने दिया है, सीमा जी ने, संगीता जी ने, ठीक है, तो बहुत सही है। वर्ड जो है स्टार करके भी है, हमारे जो है व्यूअर हैं,
और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट गलवान घाटी, अभी आप जिक्र किए थे ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। गलवान घाटी में जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुआ था ना, कब हुआ था, आपको बताना है यहाँ पे कमेंट में। साथ ही बता दें क्वाड के बारे में भी हमने जिक्र किया था, कई दफा जिक्र करता है क्वाड के बारे में ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन इसका मेंबर नहीं है, तो आपको बताना है यहाँ पे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो सांसद आदर्श जो ग्राम योजना है, इसको कब लॉन्च किया गया था, डेट भी याद रखिएगा। ये सब यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहाँ पर देखिए डूरंड कप जो है ना किस खेल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ये भी बताइएगा आप लोग। राधा मोहन कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये तमाम फैक्ट जो है ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। और एक सीरीज भी मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, बीपीएससी 70 को लेकर, तो उसमें लगभग 30 क्वेश्चन रहता है। पहले 20 क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन हमारे व्यूअर ने कहा कि उसमें जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ाया जाए, इसलिए हमने उसको 30 कर दिया है। और डेली वो क्वेश्चन आएगा, डेली वीडियो आएगा, डेली पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए, जो है आपकी तैयारी में वो बूस्ट का काम करेगा। ओके, धन्यवाद।